समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि हमारे डाउनफॉल का जो एक दुरानिया है वो बहुत लंबा हो गया हुआ है। और जिस खेल ने इतना अरूज देखा और पूरी दुनिया में राज किया और वो उसके बाद अभी तक वापस ग्लोरी नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर एक एनालिसिस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें SWOT, इसका मतलब होता है एस से होती है स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू से होती है वीकनेस, ओ से होती है अपॉर्चुनिटी और टी से होती है थ्रेट्स। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपनी सुनहरे दौर का अगर स्वॉट एनालिसिस कर लें तो हमारे सारे गैप्स और हमारी तमाम वीकनेसेस सामने आ जाएंगी। सीधी सी बात है कि जब हम लोग खेलते थे तो उस वक्त स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, तो तमाम जो मैं समझता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो एक्टिव थे। और जो टीचर्स थे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो स्कूल्स में जाते थे, क्लास में जाते थे। और कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो स्कूल्स में जाते थे, क्लास में जाते थे और प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ऑफर्स करते थे कि यार हमारे कॉलेज में आ जाएं। और कॉलेजेस की मैं समझता हूँ जब इंटर कॉलेज होता था या इंटर यूनिवर्सिटी होती थी तो उस वक्त एक जंग वाला समा होता था हार जीत के ऊपर। तो अभी मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो हमारा एक फेलियर है वो ये है कि हमारे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, इदारों ने, एकेडमिया ने हॉकी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, बल्कि अपने जहनों से डिलीट कर दिया है। इसके मैं रीजन की तरफ बाद में आऊंगा। तो लिहाजा ये हमारी सबसे पहली मेजर वीकनेस आ गई कि एक बच्चा स्कूल में हॉकी खेलता था, आइडेंटिफाई होता था, स्कूल टीम में आता था, कॉलेजेस उसको उसकी फीस भी माफ कर देते थे, इक्विपमेंट भी देते थे, क्लब्स ले लेती थी। फिर उसी तरह वो खेलता हुआ यूनिवर्सिटीज में और फिर डिपार्टमेंट में आ जाता था और डिपार्टमेंट के बाद वो पाकिस्तान जूनियर और फिर सीनियर में। ये खूबसूरत ट्रैक रिकॉर्ड था और ये हमारी स्ट्रेंथ थी, और जिसमें हमारे कम अज कम, हम अपने दौर की बात करें तो तकरीबन 20 to 25 डिपार्टमेंट से जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। हॉकी में जो सबसे बड़ा चार्म होता था वो कस्टम, PIA, बैंक्स, पुलिस, वापडा, रेलवेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तमाम इदारों की जॉब्स होती थी और किसी खेल में इतनी जॉब्स नहीं थी। तो मैं समझता हूँ बैक वक्त हर साल तकरीबन 500 to 600 प्लेयर्स नए इदारों में हमेशा इंडक्ट किए जाते थे। तो ये दूसरी वीकनेस आ गई कि डिपार्टमेंट्स जो है उन्होंने भी हॉकी को परमानेंटली एम्प्लॉय करना छोड़ दिया। ठीक हो गया। ये वो चीजें थी जिसने आपकी बैकअप फोर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स को कम कर दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे वहां पर स्पोर्ट्स का जो कोटा था वो 10% था। ठीक है, उसको कम करके 2% कर दिया गया। किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं आई। किसी ने, जब हॉकी को इन इदारों से डिलीट किया गया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब डिपार्टमेंट्स ने हॉकी को माइनस किया तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो यार फिर हम लोग, हमारे तमाम, मेरे लिए तमाम इंटरनेशनल ओलंपियन सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। हम लोग सिर्फ जीत के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं कि बस कोई ऐसा कोच है और टीम को जिता दे। यार ये इस तरह नहीं है। पाकिस्तान ने राज किया है लेकिन सिस्टम था, आज वो सिस्टम नहीं है। अगर आप बाकी इदारों की मैं यहाँ मिसाल देना चाहूँ, PIA ने पूरी दुनिया को एयरलाइन बनाना सिखाया है। हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, हमारे पास हर चीज थी। हम डिटेरियोरेट हुए हैं एज ए, मैं समझता हूँ, नेशन। ये हॉकी में भी इसका इम्पैक्ट आया है। कम से कम आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे पास डबल से भी ज्यादा मेडल है। कम से कम हॉकी को बचा लेना चाहिए था। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि इथोपिया पाकिस्तान से बहुत नीचे है, या कीनिया। आप देख लें कि कभी उन्होंने अपनी शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग्स जो है, जमैका में जाएं, वो अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, यूरोप को आप देख लें कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में करीब भी नहीं आने देता। इथोपिया या कीनिया लॉन्ग डिस्टेंस में पूरी दुनिया को करीब नहीं आने देते। तो ऐसी क्या रीजंस है कि उन्होंने अपनी गेम्स को बचा के रखा है? व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान में आज भी मैं समझता हूँ तमाम चीजें मौजूद हैं। सिर्फ इनको दोबारा से, जैसे मैंने कहा ना, स्वॉट एनालिसिस, आज जो हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस में चली गई है उसको वापस स्ट्रेंथ में ले आए। जब आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप अपनी एकेडमीज बना लें, आप अपनी क्लब को स्ट्रेंथन कर लें, आप अपने तमाम इदारों को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो मेरे ख्याल में हमने ना ही अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, वो आज थ्रेट बन गए हैं।
और जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो सारी वीकनेस में कन्वर्ट हो गई है। तो आप साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम अगर जो मैंने बात किया है, बाकी सब चीजें छोड़ दें कि पाकिस्तान ने कब जीतना है, पाकिस्तान ने क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इस ट्रैक को ठीक करना पड़ेगा। जब प्लेयर्स को जॉब मिलेंगी, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगी, कोचेस ज्यादा आ जाएंगे, अंपायर ज्यादा आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हॉकी दोबारा रिवाइव हो जाएगी, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान को फिर बहुत लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं शहरों में डिपार्टमेंट्स भी थे, इन्हीं शहरों में आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी थी, बड़े शहरों में ये होते हैं। तो लिहाजा इन्होंने जब और जितने छोटे इलाकों से लोग आते थे वो इन्हीं शहरों में आके तो क्याम पजीर होते थे, यहीं पे उनका रोजगार भी होता था, यहीं पे क्लब्स भी थी, यहीं पे डिपार्टमेंट्स भी थे। तो ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया, हम सिर्फ डाउनफॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले जो हमारी एक स्ट्रेंथ थी उसको वापस लाएं, ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त कि जहां पर फ्लो है, जहां पर टैलेंट अवेलेबल है, अब इस वक्त हमें उन एरियाज को भी यूटिलाइज करना है और वहां से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके, मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूं, मेक योर ओन प्रोडक्ट। नाउ दिस इज अ टाइम कि हमें विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ मैं समझता हूं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस स्लोगन के साथ वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन प्रोडक्ट, क्योंकि ना हमें कॉलेज बच्चे दे रहे हैं, ना हमें स्कूल दे रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज, ना डिपार्टमेंट। तो अब मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जंग है कि वो अपने पर को बढ़ा ले, और फिर मैं समझता हूँ कि आपके पास एक हिकमत अमली होनी चाहिए। जब आपके पास एक जैसे आपने कहा हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बन जाएं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप एसो टर्फ लगवाएंगे, आप वहां पर तमाम फैसिलिटीज अरेंज करेंगे, तो यार ये एक फिर मैं समझता हूँ कि लंबा सफर हो जाएगा। फिर वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी मिसाल होती है कि आप उंगलियां ज्यादा उठती हैं जब रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस वक्त हॉकी को वापस लाने के लिए आपको कई एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, चौथी चीज हमारी यही आ गई कि हमने अपनी प्रोडक्ट को खुद तैयार करना है। हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी अकेडमी बनानी, जस्ट 1 हॉकी अकेडमी, जो कि मैं बीइंग हेड कोच कहूंगा कि मेरे ज़हन में है कि पूरे पाकिस्तान का जो हमारे पास इस वक्त रॉ टैलेंट है, जो मैं समझता हूँ हर एक एक सिटी से, अगर आप बड़े शहरों में से, छोटे शहरों में से, अगर आप 100 प्लेयर्स का एक पूल आइडेंटिफाई करें और उन 100 प्लेयर्स को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सुबह से शाम तक आप उनको ग्रूम करें, जिनकी एज होनी चाहिए 14 to 16, तो अल्लाह पाक की रहमत से विद इन नेक्स्ट 4 years यही बच्चे जब 18 to 19 ईयर्स की एज में जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जूनियर वर्ल्ड कप में ये बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं। तो ये एक हमारे पास आइडिया है, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की सपोर्ट और हमारे इदारों की सपोर्ट मजीद बढ़ती है, अभी भी बड़े मशहूर हैं हम के तमाम जो इदारे या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन हॉकी का जो एक लेवल है, जो डिमांड है, वो बहुत आगे है। हम सब 5वीं चीज, स्टेक होल्डर्स का हॉकी से दूर हो जाना। स्टेक होल्डर्स में जो सबसे पहले मैं नाम लूंगा, वो जैसे मैंने एकेडमिया की बात की, इसी तरह स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो दुनिया में 16th नंबर पे है, 16वें नंबर पे, बड़ी रेकग्नाइज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, दुनिया जहान की हर चीज यहाँ बनती है, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चों को इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, उनके पास खरीदने के लिए इतना बजट नहीं है। तो जिसकी वजह से जो हॉकी, क्योंकि एक्सपेंसिव गेम है, इसमें आप एक नॉर्मल सी स्टिक भी खरीदने जाएं तो 3000 रुपीज की है, थोड़ी सी बेहतर स्टिक लें तो वो 10,000 तक भी मिलती है। आप एक नॉर्मल जूता खरीदें तो वो 4 से 5,000 का, अच्छा जूता ले तो वो 15,000 का है। तो यार एक बच्चा ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद हॉकी खेल ही नहीं सकता। अगर आप इदारों में चले जाएं, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, या मैं समझ यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, तो आप देखें उन्होंने कहा जी यार हम 18 बच्चों को ये जूते, हॉकियां और फिर एस्ट्रो टफ ये कहाँ से लेके दें, तो लिहाजा उन्होंने हॉकी खेलना ही बंद कर दिया। तो यार इस वक्त जो मैं समझता हूँ ये जो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तमाम हमारे सीनियर्स, ओलंपियन कोचेस इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब तक इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ऑन ग्राउंड, उस वक्त तक आप यकीन करें कि हमारा वापसी का सफर शुरू नहीं होगा। वापसी का सफर तभी शुरू होगा जब आप एक
ये तमाम चीजों को, स्ट्रेंथ को वापस लाएं, एंड देन एक पूरे प्रॉपर प्लान के साथ, जिसमें मैं अगेन कह देता हूँ आप सब, ये 36 नंबर 6, अगर आप पायलट ले लें, इंजीनियर ले लें, डॉक्टर ले लें, किसी को भी ले लें, तो किसी की भी जो स्टडीज का दुरानी है ना 4000 to 7000 आवर्स का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चंद घंटों में कोच भी बनना चाहते हैं, चंद घंटों में ओलंपियन भी बनना चाहते हैं, ये शॉर्टकट नहीं लगेंगे। दुनिया इस वक्त साइंटिफिक मोड पे चली गई है, दुनिया डाटा कलेक्ट करके तो चीजें डिजाइन कर रही है। हम खाली जाके डॉज मार के हॉकी नहीं जीत सकते, हमें आर्ट की बड़ी जरूरत है, आर्ट के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है। जब तक हम हर प्लेयर की एक डाटा बेस बना के उसकी प्रोग्रेशन के ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, तो मैं समझता हूं कि हम दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक हमारी नीड है कि साइंस एंड आर्ट के अंदर ब्रिज लाना और इनको इकट्ठा करके प्लेयर की ग्रूमिंग करना। तो ये नहायत जरूरी है कि अगर हम एक, जैसे मैंने कहा, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉकी अकेडमी बनाई जाए और उसमें हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करें, और इस मॉडल में जो बच्चों की एज ग्रुप डिजाइन की है उनको लाएं, 3 से 4 साल ट्रेनिंग करवाएं, तो मेरे अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान हॉकी वापस अपने बामे अरूज पे चली जाएगी और अपने ग्लोरियस पास को वापस लाए। हफ्ता हमें 3 दफा ऐसा मौका मिला है, 3 टाइम। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वहां पर भी कंटिन्यूएशन चाहिए थी। देखिए, हमेशा एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूएशन, अगर आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी कंटिन्यूएशन नहीं है ना, तो वो प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाता है। प्लेयर्स को फिर नई मैनेजमेंट मिलती है, या जूनियर प्लेयर्स आ जाते हैं या सीनियर प्लेयर्स आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें बहुत पीछे फेंक दिया, कि हमने किसी एक ऐसे रोड मैप को फॉलो नहीं किया। 2012 में, 2012 में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी। आपने 4 नेशन टूर्नामेंट जीता, ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में आप फाइनल में हराते हैं, आयरलैंड में आपने 4 नेशन जीता, तमाम यूरोपियन टीम्स को हराया, आपने एशियन गेम को जीतकर 2010 में ओलंपिक में क्वालिफाई किया, आपने अदलान शाह में सिल्वर मेडल जीता, आपने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत वो एक दौर था जिसमें मिशेल एक फॉरेन कोच आए हुए थे, साथ हमारे पाकिस्तानी कोचेस थे, और एक बेहतरीन टाइम था। हमने उस पे भी आके जो है ना ब्रेक लगा दी। इसी तरह 2014 में भी पाकिस्तान की टीम कम बैक कर रही थी, हमने वहां पे भी ब्रेक लगा दी। तो मैं समझ फिर 2016 में एक ऐसा मौका आया कि हम लोग फिर कम बैक कर रहे थे, क्योंकि एक मॉडल को फॉलो अप नहीं किया जा रहा था। तो वहां पर यही स्टोरी होती थी कि मैनेजमेंट चेंज कर दें, या हम सीनियर प्लेयर ले आए या जूनियर प्लेयर ले आए। तो यार फिर इस तरह ये होता है कि अगर हम जीत के पीछे कोशिश करते रहे कि विक्ट्री आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विक्ट्री जो होती है वो डेफिनेटली गेम के सर्वाइवल में और कौम के इंटरेस्ट में एक अहम किरदार अदा करती है। तो व्हाट आई टेल यू वन थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। यस, मेरा इंटरव्यू या आप लोग माशाल्लाह साहब बहुत अच्छे ऐसे काम करते हैं कि तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप अगर चाहें ना हम जीत जाएं, तो आपको शॉर्टकट के साथ विक्ट्री नहीं मिलेगी। आपको एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा 3 से 4 साल, हर साल इसमें और इजी कर देता हूं मैं। बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास मौके आए, हम कम बैक कर सकते थे, कंसिस्टेंसी नहीं रही, कम बैक भी नहीं हुआ। तो लिहाजा इस वक्त हॉकी प्ले जो है, अगर उसको तकरीबन 4000 आवर्स, अगर वो 800 एक्टिव डेज के अंदर रोज सुबह और शाम 7 आवर्स ट्रेनिंग करता है, तो मैं समझता हूं कि वो जाके एक क्वालिफाइड हॉकी प्लेयर बन जाएगा, जो डिफेंडिंग और अटैकिंग स्किल्स, इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर और फिर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसको पूरा अबूर हासिल हो जाएगा। तो ये कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है। आप एक बच्चा यहाँ पर टैलेंटेड है, हम उसको टीम में लाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक मेंटल टफनेस ही नहीं है। वो कैसे अपनी स्किल को, अपने पोटेंशियल को एग्जीक्यूट कर सकता है, जब तक उसको कम से कम 100 to 150 इंटरनेशनल मैचेस ना मिले। आप उस बच्चे की ग्रूमिंग जो है एक मॉडल के तहत करें, जहां पे असेसमेंट हो, जहां पे उसकी टेस्ट एंड मेजरमेंट हो, एंड देन उसको आप इंटरनेशनल मैचेस में एवेल्युएट करें। हम 2016 में मैंने इसलिए जिक्र किया कि हमारी टीम, उसको मैं टीम के साथ था, हम न्यूजीलैंड में जाते हैं, हमारे पास जूनियर टीम थी, तो न्यूजीलैंड में जाके हम न्यूजीलैंड को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीत जाते हैं,
ठीक है, एक यंग टीम थी, तो एक वो मॉडल बनता हुआ नजर आ रहा था और उस पर फोकस भी यही था कि यंग प्लेयर्स जो है ना, इनकी तादाद बढ़ाएं, और सीनियर तो हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा एक 50-60 प्लेयर्स का ग्रुप तैयार हो जाए और फिर इनके दरमियान में एक कंपटीशन डेवलप करके एक बेस्ट पॉसिबल जो है ना ग्रुप बना लिया जाए। तो इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ किसी वक्त भी डिजाइन की जा सकती हैं, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट ये तमाम चीजें जो हैं विदाउट द रिसोर्सेज नहीं होगी। दुनिया जो है वो देखें, वो प्लेयर को एक बायोमैकेनिक्स के हवाले करती है, वो देखते हैं इसकी एनर्जी लॉस ज्यादा क्यों हो रहा है, वो उसकी फ्रिक्शन, उसकी मोशन, उसके मूवमेंट को देखते हैं और उसको बताते हैं, उसका स्टाइल ठीक करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है वो दिमाग के ऊपर काम करता है, एक फिजियोलॉजिस्ट है जो उसकी बॉडी के ऊपर काम करता है, एक मैं समझता हूँ सोशियोलॉजिस्ट है जो उसकी कम्युनिटी मूवमेंट के ऊपर काम करता है। तो यार दुनिया इसको बहुत मैं समझता हूँ कि हमें पीछे छोड़ के आगे निकल गई हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें भी अपने मॉडल में अडेप्ट करनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह ताला हमारे पास इस लेवल के लोग मौजूद हैं, हमारे जो पुराने स्टॉलवर्ड्स और सेलिब्रिटीज हैं, मैं समझता हूँ हम सब मिलके अपनी एनर्जी इस तरफ लगाएं तो हम अपने इस लंबे दुरानिया को कम कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जो एक कंट्री है, ये खूबसूरत मुल्क है, और पूरी दुनिया मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वैल्यू को और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जो एक कदर है और स्पोर्ट्स में जो इसका नाम है, वो सारी दुनिया इसको देखना चाहती है कि ये कम बैक करे। ठीक है, क्रिकेट में हमने मैं समझता हूँ एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। हमारी स्कॉश जो है बहुत पीछे चली गई है, हमारी हॉकी जो है बहुत पीछे चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं एक मैसेज दूंगा, और वो मैसेज यही है, जैसे मैंने पहले कहा, स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले हमारे हीरोज आते हैं, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, कि जिनकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने आपको इस खेल की वजह से इज्जत दी है, आप जरूर क्रिटिसाइज करें, आप वो ऐसा होना चाहिए जो कि बेहतरी की तरफ हो। आप एक इंडिविजुअल के ऊपर मैं समझता हूँ उंगली उठाने के बजाय आप उस इंडिविजुअल को गाइड करें या उस इंडिविजुअल के साथ मिलकर काम करें। तो ये वो दौर है, मैं समझता हूँ कि इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी तमाम रिसोर्सेज बुरे कार लाने चाहिए। सबसे पहले हमारे हीरोज जो हैं वो आए और आके अपनी मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो करें, आके बच्चों के साथ एंगेज हो। उसके बाद हमारे मैं समझता हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टेप फॉरवर्ड करें और इस वक्त हॉकी को ओन करें। ये एक मुश्किल टाइम है, जब इससे हॉकी बाहर निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये सबका प्राइड बन जाएगी। जब एक भी विक्ट्री आ जाती है तो प्राइड बन जाता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारी जैसे कि गवर्नमेंट है, उसको हॉकी को मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की तरह ओन करना चाहिए, कि इसकी लीग में एक अहम किरदार अदा करे। गवर्नमेंट आगे आए और हमारी जो हॉकी की इंटरनेशनल लीग है उसको अरेंज करने में पूरी सपोर्ट करे। ये वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इम्पैक्ट होगा जिससे कि हॉकी जल्दी मैं समझता हूँ कि लोगों के जहनों में और दिलों में वापस आ जाएगी। अगर हम इन चीजों को फोकस कर लेते हैं, और इसके साथ ही जैसे मैंने अपना पहला क्वेश्चन कहा कि वो हमारी जान है, अगर हमारा एकेडेमिया अगर वो जिंदा नहीं होगा, वो हॉकी को ओन नहीं करेगा, तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के PhDs लिए जा रहे हैं, जिनकी सैलरी अगर वो एक इदारे में जाए तो 2 लाख रुपया वो 1 या 2 घंटों का लेते हैं पढ़ाने का, फिर दूसरे इदारे में चले जाते हैं, वहां से भी इतने पैसे लेते हैं। ठीक है, जब मैं खेलता था तो कॉलेज में एक ही PT का टीचर होता था जो तमाम खेलें खिलाता था। आज भी माशाल्लाह पूरे इदारों में चले जाएं, स्पोर्ट्स का एक ही टीचर है। ठीक है, वो क्रिकेट भी खिला रहा है, हॉकी भी खिला रहा है, सारा कुछ खिला रहा है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स का पीछे जाने की मेन वजह है। वो आज भी टीचर जो है ना, उस दौर में 15,000 लेता तो आज शायद 20 या 25,000 ले रहा होगा, मतलब उसके अखराजात वहीं रहे 30 साल पहले वाले। तो यार ये चीजें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ये चीजें इदारों को सोचनी चाहिए। अगर हम अपने इन इदारों में अपने स्पोर्ट्समैन को, अपने बच्चों को, अपने कोचेस को बड़ा नहीं करेंगे तो यार कौन हॉकी खेलेगा। तो लिहाजा मेरा ये मैसेज है आपके इस चैनल की तरफ से कि आप अपनी यूनिवर्सिटियों के ऊपर ये एक ऐसी मैं एक पॉलिसी बना के दे देता हूँ। मेरे से यहाँ पर करोड़ों लोग मैं समझता हूँ काबिल हैं। अगर मैं एक पॉलिसी बना के दे सकता हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं कि अगर
टीचर भी 1.5 लाख लेता है, वहां पर हॉकी खिलाने वाला, स्कॉच खिलाने वाला टीचर भी 1.5 लाख लेगा ना, तो मैं कहता हूँ उन कॉलेज स्कूलों में टीचरों की लाइन लग जाएगी। यहाँ पर इतने कैपेबल लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, मैं समझता हूँ कि वो अपनी गेम को, अपनी स्पेशलिटी को छोड़ के तो टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं, किसी दूध की दुकान पे चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दिस इज द टाइम टू ब्रिंग देम बैक, कि हम उन लोगों को वापस लाएं, एक मॉडल के जरिए लाएं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटीज के पास और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पैसा है, वो स्पोर्ट्स के ऊपर इसको खर्च करें, एक मॉडल के तहत खर्च करें, और इंशाल्लाह ताला हमारी सिर्फ हॉकी नहीं, पूरी तमाम स्पोर्ट्स प्रायोरिटी गेम्स बनाए, कि हमने 5 गेम में प्रायोरिटी गेम्स रखनी है या 7 रखनी है। 5 गेम में प्रायोरिटी गेम्स बना के उन गेम्स के अंदर मैं समझता हूँ अपने लोकल कोचेस को ग्रूम करें। अगर आपको बाहर से कोच बुलाना पड़ता है तो ग्रास रूट पे बुलाएं। हम हमेशा टॉप लेवल पे गोरा कोच बुलाते हैं, टॉप लेवल पे गोरा कोच आके कभी कोई चेंज नहीं लाएगा, वो भी टर्म के लिए आता है और शॉर्ट टर्म के लिए आके चल जाता है। और अगर अच्छा काम मुझे ठीक है, नहीं तो वहां से जाके कैसे बुलाना चाहिए, हमें अपने कोचेस को साथ बिठाएं और ग्रास रूट पे लाके अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमने जो बातें की हैं, इसी तरह बेशुमार हमारे ओलंपियंस, हमारे लेजेंड्स, अगर आप उनकी सबकी बातें सुन के, एक आधी मेरी बात भी ले लें, एक आधी सबकी बातें ले लें, तो मुल्क की स्पोर्ट्स पॉलिसी बन सकती है।